टॉप हेडलाइंस की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। जदयू को 122 सीटें और भाजपा को मिली 121 सीटें। जदयू के खाते में से हम को मिलेंगी 7 सीटें, वीआईपी को मिलेंगी भाजपा के खाते में से सीटें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। पहली लिस्ट में 27 नामों की हुई घोषणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की शूटर बेटी श्रेयसी को जमुई सीट से भाजपा ने उतारा। रविवार को ही श्रेयसी ने ली थी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। हाथरस कांड में आया नया मोड़। पीड़िता का परिवार मुख्य आरोपी संदीप के साथ लगातार था संपर्क में। पिछले वर्ष अक्टूबर से शुरू हुआ था फोन पर बातचीत का सिलसिला। कुल 104 बार पीड़िता के भाई और संदीप के बीच हुई थी बात। 62 बार पीड़िता के भाई तो 42 बार संदीप ने किया था कॉल। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में कॉल रिकॉर्ड से हुआ खुलासा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 कार्यकर्ता मथुरा से दबोचे। हाथरस कांड के भड़काऊ साहित्य के साथ किया गया गिरफ्तार। दिल्ली से हाथरस जा रहे थे चारों कार्यकर्ता। रविवार को ही जातीय हिंसा फैलाने का हुआ था खुलासा। जांच एजेंसियां चारों आरोपियों से कर रही है पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट में हुई हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है याचिकाओं पर सुनवाई। सीजीआई एसए बोबड़े ने घटना को बताया बेहद शॉकिंग। यूपी पुलिस ने दायर किया हलफनामा। बताया परिवार की मंजूरी के बाद ही रात को किया गया था दाह संस्कार। विपक्ष पर जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का भी लगाया आरोप। कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोलने के लिए जारी की एसओपी। 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। एक सीट छोड़कर ही हो पाएगी टिकटों की बुकिंग। हर शो के बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को करना होगा सैनिटाइज। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मैच। सूर्य कुमार यादव के नाबाद 79 रनों की मदद से मुंबई ने बनाए 193 रन। राजस्थान की पारी 136 रन पर सिमटी। ओपनर जोस बटलर ने बनाए सर्वाधिक 70 रन। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार में जेडीयू 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जेडीयू अपने कोटे में से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हमको 7 सीटें देगी, यानी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को कुछ सीटें देगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिखकर देंगे कि एनडीए से जुड़े सिर्फ 4 दल ही प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य किसी को प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची मंगलवार को जारी कर दी। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई शूटर और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को जमुई विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। पहली सूची में भाजपा ने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उल्लेखनीय है कि श्रेयसी ने रविवार को ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। श्रेयसी के अलावा कहलगांव से पवन कुमार यादव, बांका से राम नारायण मंडल, मुंगेर से प्रणव यादव, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, काराकाट से राजेश्वर राज को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है जहां पर पहले चरण के मतदान होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सीजीआई एसए बोबडे ने घटना को शॉकिंग बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा भी मांगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगाया। यूपी सरकार के हलफनामे में दावा किया गया कि परिवार के मंजूरी के बाद और हिंसा से बचने के लिए आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। यूपी सरकार ने कहा कि अयोध्या बाबरी केस में आए फैसले की संवेदनशीलता और कोरोना के मद्देनजर परिवार की मंजूरी से पीड़िता का आधी रात में अंतिम संस्कार किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से जुड़े 4 लोगों को मथुरा जिले से सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया। इन सभी के पास से हाथरस कांड से जुड़ा भड़काऊ साहित्य बरामद किया गया। ये चारों दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। इनके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए गए। पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ में जुटी हैं।
पुलिस ने हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा रविवार को ही किया था। इसमें पीएफआई का नाम भी सामने आया था। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले में अब नया मोड़ आ गया है। यूपी पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी फोन से लगातार संपर्क में थे। पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बात हुई है। बातचीत का यह सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ था। कॉल रिकॉर्ड में पता चला है कि 62 बार पीड़ित परिवार ने और 42 बार संदीप ने कॉल किए थे। ज्यादातर कॉल चंदपा क्षेत्र से ही की गई है, जो पीड़िता के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यूपी पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि पीड़ित परिवार और आरोपी संदीप के बीच नियमित अंतराल पर बात हुई। आरोपी संदीप को कॉल पीड़िता के भाई की ओर से की गई थी। दूसरी ओर गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्रप्रकाश और एसपी पूनम के नेतृत्व में एसआईटी की जांच अपने अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि एसआईटी बुधवार को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप देगी। कोरोना के बीच सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एसओपी जारी कर दी। केंद्रीय गाइडलाइंस के अनुसार 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 50% क्षमता के साथ सिनेमा और मल्टीप्लेक्स शुरू किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 लोगों के मध्य एक सीट खाली रखनी होगी। साथ ही 1 मिनट की कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज भी करना होगा। हर दर्शक को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। वहीं थर्मल स्कैनिंग भी होगी। मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। जो लोग कोरोना गाइडलाइंस न माने उनसे सख्ती से पेश भी आना पड़ेगा। आईपीएल में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा। मुंबई ने इस जीत के साथ राजस्थान से लगातार 4 मैचों में मिल रही हार के क्रम को तोड़ दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव के नाबाद अर्धशतक की मदद से 194 रन का लक्ष्य दिया। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ओपनर यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जायसवाल को ट्रेंट बोल्ट ने कैरॉन पोलार्ड के हाथों कैच कराया। अभी टीम संभली भी नहीं थी कि कप्तान स्टीव स्मिथ और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन कुल 12 रन के स्कोर पर पवेलियन में जा बैठे। एक छोर पर ओपनर जोस बटलर ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन टीम को जीत न दिला सके। राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 136 रन पर आउट हो गई। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस फिर से पॉइंट टेबल पर टॉप पर आ गई। वहीं राजस्थान रॉयल्स लगातार 3 हार के साथ 7वें पायदान पर है।